चुनाव लड़ने वाला चुनाव लड़ेगा ही ना, इसमें कहाँ कोई बात है। 61 बरस का नाता इस्लामपुर से हम लोग का, तो चुनाव नहीं लड़ने का तो कोई बात है ही नहीं। चुनाव लड़ेंगे, हम जनता से विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। हम ये बताएंगे इस्लामपुर के विधानसभा के लोगों को कि हमने 5 वर्ष में क्या किया और दूसरे लोगों ने क्या किया है। न थाना का दलाल है, न कोर्ट का दलाल है, ना हम भूमि माफिया हैं, ना हम क्रिमिनल हैं, ना हम अपराधी हैं, ना गुंडा हैं, ना बदमाश हैं। हम सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। हमारी पत्नी MA PhD है, आपको पता ही होगा। हमारा भाई डॉक्टर है छोटा, उसकी पत्नी डॉक्टर है। फिर हमारे बच्चे, हमारी बेटी डॉक्टर है। हमारा छोटी वाली बेटी है, वो आपका क्लैट करके जुडिशरी का तैयारी कर रही है। बेटा BIT मिश्रा में है। तो जब से मैं विधायक हुआ लगभग 33 रोड का स्वीकृति हमने अभी तक करवा के एकल संपर्कता पथ को जुड़वाने का काम किया कि MLA बन गए तो परिवार का विकास, अपना विकास, घर का विकास। ये सच्चाई नहीं है। सच्चा हम तो अपने बोल रहे हैं। डॉक्टर लोहिया क्या कहते थे, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबकी शिक्षा एक समान। विधायक ही 2-4-5 लोगों को ज़्यादा प्रश्रय देते हैं, क्या बोलते हैं कि अपने ऑफिस में या फिर किसी जनसभा में या फिर किसी रैली वगैरह में। इसको कैसे देखते हैं? तो उस लड़ाई में सबसे ज़्यादा फासला से वीरेंद्र गोप जी चुनाव हार गए 2010 में। यहाँ व्यक्तिगत झगड़ा बनाने वाला एक ही आदमी है, बाकी कोई नहीं है। बाकी सब ठीक ठाक है, सबसे हम लोग का मधुर संबंध। नाम लेना चाहेंगे उनका? नाम हम नहीं लेते हैं। कुत्ता भूखे 1000, हाथी चले बाजार। अब भूखने वाला भूखता ही रह जाएगा, भूखे वाला कहाँ है पता है आपको? इस्लामपुर में RJD के सबसे अच्छा वर्कर और सबसे अच्छा कार्यकर्ता कौन है विधायक जी की नज़रों में? ये कहना तो आप डिफ्रेंशिएट कराइएगा। और अंतिम में सिर्फ अच्छा लोग ही राजनीति में रहेगा, जो पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल लोग हैं। कि वो अच्छा लोग राजनीति में, सब तो अपराधी और क्रिमिनल बैठा। सुनना पड़ेगा जनता को। जब पटना है तो उन्होंने कहा कि एक सलाह मेरा मान लो, अब राजनीति ही तुमको करना है तो लॉ कर लो। और कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि UPSC का इंटरव्यू छोड़ करके बेटा चला वे राजनीति में। बहुत बड़ा फैक्टर होता है एजुकेशन, शिक्षा। जी। शिक्षा को लेकर के आपने क्या किया पिछले 5 वर्षों में अपने विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, लालू जी भी आए यहाँ प्रचार में 2 दिन, रामविलास पासवान भी आए और बहुत ही अच्छी लड़ाई हुई। वो चुनाव हम 6000 वोट से मात्र हारे। कहा इनकी इस बार तुमको लड़ना है और तुमरे छोड़ के कोई जीत भी नहीं सकता वहाँ। और तुम नहीं इस बार जीतोगे तो अगला बार से मेरे पास टिकट मांगने नहीं आना। लड़ाई हुई बढ़िया से, चुनाव हम जीते 2020 में। हाँ, 2020 में चुनाव जीते। हमारे फादर उस समय नहीं चाहते थे कि राजनीति में आए। 6 महीना के बाद फिर चुनाव हुआ 2005 के नवंबर में। तो नवंबर का जो चुनाव हुआ उसमें लालू जी हमको बुलाए और हमको मैसेज भिजवाया कि तुम राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ो। तो पहली दफ़ा हम 97 में मैं UPSC का एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ। UPSC का भी एग्जाम? जी, एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ। PT में क्वालिफाई किया। PT क्वालिफाई करने के बाद मेंस का एग्ज़ाम था, मेंस भी हमने क्वालिफाई किया। फिर इंटरव्यू था। इसी बीच में उस समय हम 3 साल हाई कोर्ट में जब प्रैक्टिस किए तो एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। 5 फरवरी 2001 को मेरे पिताजी का मृत्यु हो गई। पिताजी पेशा से वकील भी थे और 80 में चुनाव वो हार गए थे। तो अचानक मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। पिताजी बीमार थे उसी दौरान? हाँ, माइंडसेट चेंज हुआ। और नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर में और आज अपने एपिसोड के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नेताजी के बारे में जानेंगे। और आज जिनके बारे में जानेंगे वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला से इकलौते राजद के विधायक राकेश कुमार रोशन हैं, जो कि लगातार अपने क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं। और सबसे खास बात इनमें यह है कि आज लगभग 5 साल पूरा होने का इनको कार्यकाल को, और प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन, एक दिन इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर बाज़ार में और दूसरे दिन एकंगरसराय बाज़ार में ये जनता दरबार लगाते हैं।
इनके बारे में जानते हैं कि आखिरकार इनका जो राजनीतिक करियर है कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे पले बढ़े, कहाँ से इनकी स्कूलिंग हुई, सभी विषयों के बारे में जानेंगे। विधायक जी, देर न करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही होगा कि कौन है राकेश रोशन, अपना परिचय दीजिए। राकेश रोशन का परिचय तो हमसे बोलने के पहले आपने दे दिया। ऐसे मेरा पूरा नाम है राकेश कुमार रोशन। हमारे पिताजी का नाम हुआ स्वर्गीय कृष्णवल्लभ प्रसाद सिंह, जो यहाँ से हमसे पहले 3 बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं। और मेरा पैतृक गांव हुआ नवाबगंज, उसका पोस्ट है लारनपुर, थाना इस्लामपुर है, जिला नालंदा। आपका जो बचपना है विधायक जी, आपके बारे में लोग जानता है कि आप क्षेत्र के विधायक हैं, लेकिन जो युवा पीढ़ी है, जो हम लोग की उम्र के हम उम्र हैं, वो नहीं जानते हैं कि राकेश कुमार रोशन कहाँ से पले बढ़े, कहाँ से पढ़ाई लिखाई किए, कहाँ से राजनीतिक करियर में एंट्री हुआ। तो ये सभी चीज़ों को हमारे दर्शकों को बताइए कि कहाँ पे आपका बचपना बीता, कहाँ पे आप बढ़े, कहाँ पे आप क्या बोलते हैं कि स्कूलिंग किए, कहाँ से आप ग्रेजुएशन किए, कहाँ से आपका लॉ हुआ, सभी विषयों के बारे में बताइए। देखिए, ऐसे तो मैं पैदा लिया अपने गांव में ही, लेकिन गांव में हमको रहने का मौका नहीं मिला। जब हम 3 वर्ष के लगभग थे तो मेरा घर है बिहार शरीफ में भी, और उस समय हमारे पिताजी हम लोगों को बिहार शरीफ में ही रह कर के पढ़ाने लिखाने का काम करते थे। तो मेरा बचपन का जो स्कूलिंग था वो एक नालंदा इंग्लिश कॉन्वेंट है बिहार शरीफ के बरदरी मोहल्ला में। इस्माइल साहब उसके हेडमास्टर थे। उन्हीं के संरक्षण में हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई शुरू किया, और वो बहुत अच्छे शिक्षक थे। हमेशा हम लोग के करियर के बारे में चिंतित रहते थे, और उनके प्रयास से हम लोग जो बुनियादी शिक्षा था उसको हम लोग प्राप्त किए। और बीच में एक अंगर डीह में एक कुंडवापुर में स्कूल था दिनेश बाबू का, परवर बुनियादी विद्यालय कुंडवापुर। उस समय वो बहुत नामी विद्यालय था। उस विद्यालय में मैं लगभग 1 साल तक पढ़ा। वहाँ भी हम लोगों को बहुत तरह की शिक्षाएं मिली, और पहली बार घर से बाहर जाने का अवसर मिला। कैसा हॉस्टल है रहता है, स्कूलिंग क्या है, ये सब जानने की जानकारी हुआ। स्वावलंबी बनने का भी कुछ मौका मिला, चूँकि हॉस्टल में सारा काम तो हम लोग को अपने करना पड़ता था, खुद करना पड़ता। फिर वहाँ से हम लोग कुछ शारीरिक बीमारी लगता हो गया था, जिसके चलते पिताजी फिर बिहार शरीफ में ही हम लोग को ले आए। और बिहार शरीफ में हमने 7th क्लास तक आदर्श उच्च विद्यालय जो नालंदा का उस समय गौरव होता था, वहाँ से हम 7th क्लास तक पढ़ाई किए। और फिर मेरे पिताजी पेशा से वकील भी थे, और 80 में चुनाव वो हार गए थे। तो बिहार शरीफ से कोर्ट जो है हिलसा में शिफ्ट किया। हिलसा में अनुमंडल बना था, और न्यायिक कोर्ट 1981 में हिलसा में आया। वहाँ कोर्ट आने के बाद 1982 में हम लोगों को हिलसा ले आए वो। वहाँ पे हमने हिलसा में कॉम्पिटिटिव स्कूल ऑफ लर्निंग है एक, वहाँ पे हम लोग लगभग 1 साल तक पढ़ाई करने का काम किए। वहाँ सरजुग बाबू एक शिक्षक थे, हेडमास्टर भी थे उस विद्यालय के। अंग्रेजी के बहुत अच्छे जानकार थे, और अंग्रेजी सही मायने में सिखाने का काम उन्होंने ही मुझको किया। और हमको आज की तारीख में जो भी हम अंग्रेजी को समझ पाए, सीख पाए, वो उसमें उनका बहुत सहयोग रहा। फिर 9th क्लास में हम लोग राम बाबू हाई स्कूल हिलसा में चले गए। और वहाँ से 1985 में हम मैट्रिक पास किए। मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न से पास किए। उस समय हम लोग को 75% से ऊपर नंबर आया था। अभी तो जो नंबर अभी है और उस समय है उसमें बहुत फ़र्क है। बिल्कुल। और वहाँ हम पढ़ने के बाद हमारी इच्छा थी कि हम पटना विश्वविद्यालय में पढ़ें,
लेकिन हमारे पिताजी नहीं चाहते थे कि पटना विश्वविद्यालय में ये पढ़े। हमको उन्होंने ले जाके सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में 11th क्लास में एडमिशन करवाया। झारखंड इंटर में जी, उस समय बिहार, उस समय तो संयुक्त ही बिहार था। और वहाँ हम सेंट कोलंबस कॉलेज में डॉक्टर JS साव उस समय प्रिंसिपल थे सेंट कोलंबस कॉलेज का। वो अंग्रेज थे, ब्रिटेन से आए थे, लेकिन भारत की नागरिकता उन्होंने ले लिया था और वही कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उनके समय बहुत ही वहाँ का एकेडमिक सिचुएशन बेहतर था और बिहार के इने गुने कॉलेजों में सेंट कोलंबस कॉलेज की गिनती होती थी। तो वहाँ हम लोग हॉस्टल में रह कर के पढ़ाई करते थे। वहाँ से इंटर किया, BA किया। BA हमने पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स के साथ BA किया। अंग्रेजी हमारा सब्जेक्ट था और साथ में इकोनॉमिक्स था और फिलोसफी था। तो BA करने के बाद फिर हम अपने करियर को संभालने के लिए हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ चले गए कि हम लोग को एग्जामिनेशन फेस करना है। और उस लक्ष्य से मैं दिल्ली चला गया और दिल्ली जाकर के मुखर्जी नगर में हम लोग मेरिडियन कोचिंग सेंटर है एक अशोक बाबू का, अब है या नहीं पता नहीं, उस समय था। हाँ, तो मेरिडियन कोचिंग सेंटर में हम लोग वहाँ पे कोचिंग करते थे UPSC का। और इधर हम लोग कोचिंग करने के बाद बिहार में AN कॉलेज पटना में PG में हमने नाम लिखा लिया। और PG का पढ़ाई तो रेगुलर हम लोग नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य था कंपटीशन निकालना। तो पहली दफ़ा हम 97 में मैं UPSC का एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ। UPSC का भी एग्जाम? जी, एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ। PT में क्वालिफाई किया। PT क्वालिफाई करने के बाद मेंस का एग्ज़ाम था, मेंस भी हमने क्वालिफाई किया। फिर इंटरव्यू था। इसी बीच में मैं दिल्ली में रहता था, उसमें विजय कुमार यादव सांसद हुआ करते थे नालंदा से। अच्छा। वही हमारे वहाँ के लोकल अभिभावक थे दिल्ली में। तो मैं उनके पास गया हुआ था और उस समय टेलीफोन वगैरह से बात करने में बहुत दिक्कत था, बहुत कठिनाई होती थी। पिताजी से बात करना था, कुछ पैसा वगैरह, किताब वगैरह का ज़रूरत था। तो हम फ़ोन किए पिताजी को, तो थोड़ा आवाज़ से हमको लगा कि ये बीमार है। अच्छा। तो हमको वो कहा कि ठीक है, जो ज़रूरत है सब चला जाएगा। लेकिन हमारी इच्छा नहीं मानी। हमको लगा कि कहीं ना कहीं ज़रूर बीमारी में है, इसलिए उनको देखना चाहिए जा कर के। तो फिर हम वहाँ से पटना चले आए, वही MP साहब के साथ ही पहली बार हमको हवाई यात्रा करने का मौका मिला। अच्छा। उन्हीं के साथ हम प्लेन से पटना आए। यहाँ आने के बाद जब मैं अपने आवास पर गया, सरकारी आवास में रहते थे बाबूजी उस समय, तो देखा कि सही मायने में वो बीमार हैं। अच्छा। और बीमारी कुछ ज़्यादा थी उस समय उनको, चूँकि लोकसभा का चुनाव हुआ था लगता है, और उसी में उन्होंने कुछ ज़्यादा घुमाई वगैरह कर दिया था, जिसके चलते चेस्ट में इन्फेक्शन वगैरह हो गया था उनको। अच्छा, लोकसभा चुनाव में कुछ ज़्यादा बरकरार कर दिए थे जैसा उन्होंने बताया। तो उसके बाद वहाँ आने के बाद अब होम सिकनेस कहिए, हम लोगों को लगा कि अब इस स्थिति में, चूँकि हम ही घर में सबसे बड़े थे, हमारी बहन थी हमसे बड़ी, तो शादीशुदा थी, तो हमको लगा कि अभी रहना चाहिए 10-5 दिन। अच्छा। लेकिन पिताजी बराबर कह रहे थे कि जाओ यहाँ से, तुमको पढ़ना है, तैयारी। अब मेंस के बाद जब इंटरव्यू है तो बहुत बड़ा करियर के लिए बहुत बड़ा चीज़ था। लेकिन वहाँ जब हम MLA फ्लैट में रहे, तो वहाँ का जो माहौल था, राजनीतिक माहौल, अच्छा, पटना में जी, उससे हमको बहुत सारी चीज़ से रूबरू होने का मौका मिला। चूँकि पिताजी को किसी से मिलने के लिए नहीं कहा गया था,
कि इनको मिलना नहीं है, चूँकि इन्फेक्शन वगैरह था इसलिए और लोग कम से कम दिन भर में 200, 300, 400 आदमी आते थे। हर तरह के लोग आते थे, क्षेत्र से लोग आते थे, जिला से लोग आते थे, पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग आते थे, पदाधिकारी लोग भी आते थे। अब ऐसा था कि उस समय पीए वगैरह रखने का कोई व्यवस्था नहीं था विधायक को। तो जो लोग थे, कुछ लोग कार्यकर्ता क्षेत्र के ही, वही लोग मिलते जुलते थे, लोगों से बताते थे विधायक जी के बारे में, लेकिन आम लोगों को संतुष्टि नहीं होता था। अब सब लोग कहता था भाई जैसा विधायक जी के बेटा से मिला दीजिए। तो हमको इंटरेक्शन होने लगा पब्लिक से, और जब पब्लिक से इंटरेक्शन होने लगा तो लगा कहीं ना कहीं कि समाज सेवा भी एक अच्छी चीज़ है। और हम लोग जिसकी तैयारी कर रहे थे, उस ओहदे के पदाधिकारी भी हम देखते थे कि आकर के विधायक जी से मिलने के लिए बैठे रहते थे। आपके पिता? हाँ, इंतज़ार करते थे। तो हम लोग को लगा कि भाई जिस काम को हम लोग करना चाहते हैं तो उससे तो ये बड़ा जॉब है, तब ना लोग यहाँ भी आते हैं। तो अचानक मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। पिताजी बीमार थे उसी दौरान? हाँ, माइंडसेट चेंज हुआ और पॉलिटिक्स की तरफ एक्टिविटीज़ कुछ हमारा शुरू हुआ। तो हमारे फादर उस समय नहीं चाहते थे कि राजनीति में आए, क्योंकि हम लोग पढ़ने लिखने में अच्छा विद्यार्थी थे और कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि यूपीएससी का इंटरव्यू छोड़ करके बेटा चला आवे राजनीति में। लेकिन दिमाग जब हमारा डाइवर्ट हुआ तो हम प्रेशर में दिल्ली फिर गए। अच्छा। लेकिन जाने के बाद जिस रूप में पढ़ाई होना चाहिए था, नहीं हो रहा था। माइंड में बैठ गया था पॉलिटिक्स, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि हम एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। तो हमको लगा कि गार्जियन को धोखा में रखना भी बेकार है। हमने उनको कहा फाइनली कि एग्ज़ाम हम इंटरव्यू में फेस नहीं करेंगे। कहीं कहा है हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमसे तैयारी नहीं हो रहा है। जो समस्या था हम सब बता दिए उनको। तो बोले कि भाई हम तो अभी भी कहेंगे कि तुम करो। हाँ। लेकिन हम बोले कहने का मतलब दबाव में करेंगे, लेकिन नहीं होगा तो कंसंट्रेशन नहीं होगा, तो आपको फिर हम जो हमसे अपेक्षा है पूरा नहीं होगा। तो फिर वो भी अंतिम में समझ गए कि अब इसका माइंडसेट चेंज हो रहा। तो कहीं ठीक है जैसा करो। तो फिर मैं पटना आ गया। जब पटना आया तो उन्होंने कहा कि एक सलाह मेरा मान लो, अब राजनीति ही तुमको करना है तो लॉ कर लो। लॉ नहीं करोगे तो राजनीति में दोनों तरह का दौर चलता है, सत्ता में भी रहता आदमी और सत्ता से बेदखल होके भी रहता है। तो सत्ता के दौर में बहुत लोग रहते हैं, आपका उस समय बहुत तरह की बातें आपके साथ पॉजिटिव रहेगी, और जब सत्ता से हटिएगा तो बहुत सी निगेटिव बातें भी होती है। कभी कभी आपको लगेगा कि हम जो दिन भर हैं कहाँ समय बिताएं, किसके पास जाएं। और यदि जिसके पास आप जाते हैं वो कोई काम काज कर रहा है तो उसको परेशानी आपसे होगा, लगेगा कि भाई हम अनावश्यक हम कोई समय बर्बाद कर रहा है। तो आपका अपना एक जॉब होगा तो आप कम से कम ठीक है, यदि सत्ता में रहिएगा तो ठीक है, नहीं है तो कम से कम वो एक प्लेटफॉर्म होगा कि आप अपनी योग्यता से अपना जीविकोपार्जन भी कर सकते हैं, और समाज सेवा का भी वो एक माध्यम है। क्योंकि हमारे पिताजी भी वकील थे और बहुत अच्छे वकील थे हिलसा के। तो हमको लगा कि भाई ठीक बोल रहे हैं। तो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है पटना में, वहाँ पे हमने एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने के बाद लॉ हम पास किए। वहाँ से पास करने के बाद 98 में पटना हाई कोर्ट में हम ज्वाइन किए। अच्छा। और हमारे सीनियर थे जोगेश चंद्र वर्मा, जो अभी हाई कोर्ट के सारे एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे, बिहार बार काउंसिल के भी मेंबर हैं, और आज के तारीख में क्रिमिनल के एक बहुत अच्छे एडवोकेट के रूप में उनको जाना जाता है पटना हाई कोर्ट में। तो वकालत हमको उन्होंने सिखाया। और जब मैं ट्रैक पर चल रहा था, चूँकि हाई कोर्ट में एस्टैब्लिशमेंट में समय लगता है, तो मैं ट्रैक पर चल रहा था, और लॉ हमारे लिए एक नया था, लेकिन लैंग्वेज पर तो हमको कमांड था, खास करके अंग्रेजी पे।
तो हमको हमारे लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं लगता था। और जो बताते थे सीनियर उसके हिसाब से हम ज़्यादा एक्ट करते थे। तो उनको भी लगता था कि लड़का तेज है, इसको और थोड़ा पुश बैक करना चाहिए जिससे कि आगे बढ़ेगा। तो उनका सहयोग भी मिलता था और उनका काम भी हम हल्का करते थे। तो उस समय हम 3 साल हाई कोर्ट में जब प्रैक्टिस किए तो एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। 5 फरवरी 2001 को मेरे पिताजी का मृत्यु हो गया। अच्छा। अचानक। और उस समय हम लोग इस्टेब्लिशमेंट के दौर में भी नहीं थे, इस्टेब्लिश कर रहे थे। अब अचानक एक ऐसे पिता को जाना जिनकी पहचान हमारे साथ, जिनका सारा आर्थिक स्रोत का मदद हम लोग का, या सारा घर उन्हीं के नाम से और उनके इसे चलता था। और उस समय हमारी दोनों बहनों की शादी हो गई थी, लेकिन हमारा भाई जो छोटा था उस समय MBBS का DMCH में वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। अब अचानक कितना बड़ा विपत्ति आना, तो लगा कि भाई बहुत बड़ा संकट आ गया। खैर उसको विपत्ति में हर आदमी धैर्य से काम लेता है। हमको भी हमारे शुभचिंतकों ने, लोगों ने समझाया कि भाई अब तो जो होना था हो गया, अब तो तुम ही को सब संभालना है। तो फिर लोगों के दबाव में मैं हाई कोर्ट से सिविल कोर्ट हिलसा में प्रैक्टिस करने चला आया बाबूजी के निधन के बाद। पटना से हिलसा जी, चूँकि बाबूजी का बहुत बड़ा सेटअप था यहाँ हिलसा में। हाँ, और बहुत केसेस था उनके पास, फाइल की कोई कमी नहीं थी, काम का कोई कमी नहीं था। तो हम जब यहाँ आए तो यहाँ का माहौल और हाई कोर्ट के माहौल में बहुत अंतर था। बिल्कुल। लेकिन अब चूँकि यहाँ भी करना था तो हाई कोर्ट से तो ये आसान था। हम यहाँ काम करने लगे। जैसे ही प्रैक्टिस ज्वाइन किया हमारा वकालत शुरू से बहुत अच्छा चला। और चूँकि हमारे पास जानकारी था तो वकील और डॉक्टर का प्रैक्टिस तो जानकारी और अनुभव पर ही चलता है। तो हमारा एक पीछे से बैकअप था कि उनका लड़का है, दूसरा उनका ऑफिस था, उसका हम बखूबी इस्तेमाल कर रहे थे। उनके जूनियर्स थे जो हमारे सबऑर्डिनेट थे सब, तो सब लोग मिलके हम लोग बेहतर काम कर रहे थे। लेकिन इच्छा थी कि अब राजनीति में आए हैं तो अब बाबूजी का जगह मिले। तो हम उस समय CPI ज्वाइन किए थे 1996 में। नहीं, ऐसे तो ज्वाइन मैं पहले किया था और स्टूडेंट विंग पर काम भी करते थे। जहाँ तहाँ थोड़ा भाषण वाषण देना, कोई बहुत एक्टिविटी नहीं था। तो हम कम्युनिस्ट पार्टी में थे। अब बाबूजी के मरने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी का भी सारा जिम्मेवारी इस्लामपुर का मेरे ऊपर आ गया। पार्टी को भी देखना है, वकालत भी करना है और राजनीतिक एक्टिविटीज़ भी करना है। तो मैं समझिए कि उस समय जवानी भी था, अभी भी जवानी है, लेकिन उस समय कुछ और था। 20 साल पहले की बात है, 22-23 साल का। हम अपने एनर्जी का बखूबी इस्तेमाल किए, वकालत करते थे, जितना मेहनत करना था उसमें भी करते थे और मैं क्षेत्र में भी रहता था और अपनी एक्टिविटीज़ बनाए रखा। 2005 का चुनाव हुआ। 2005 का मार्च में चुनाव हुआ बाबूजी के निधन के बाद। चूँकि 2000 में मेरे पिताजी चुनाव हार गए थे, रामस्वरूप बाबू यहाँ से MLA हो गए थे। हाँ, तो 2005 का जब चुनाव हुआ तो उस समय CPI और राष्ट्रीय जनता दल दोनों का अलायंस हुआ। तो लालू जी ने इस्लामपुर का सीट छोड़ दिया हमारे लिए, मैंने राजद का उम्मीदवार नहीं दिया। अच्छा। CPI से हम उम्मीदवार थे और उम्मीदवार थे, हम लड़ाई लड़े। लेकिन उसमें बीच में एक नारो यादव जी थे राजगीर के, वो निर्दलीय उम्मीदवार आके यहाँ खड़ा हो गया और कुछ वोट उन्होंने डिस्टर्ब किया। लेकिन सबसे ज़्यादा उसका असर क्या पड़ा, हमारे यहाँ जो अन्य जातियों का वोट था उसमें ज़्यादा बिखराव हो गया। चूँकि लोगों के बीच एक मैसेज गया कि स्वजातीय ही 2 उम्मीदवार हैं, तो इन लोग का वोट कटेगा तो दूसरा लोग फिर नहीं उस तरह से वोट कर पाए, जीतने वाले लोग के साथ वोट करते। तो हम चुनाव हार गए 2005 मार्च में। अच्छा, 2005 में भी आप MLA का चुनाव लड़े? हाँ, मैं हार गया। उस समय हमको 21,000 वोट आया था 2005 में। हाँ, 21,000 वोट आया था हमको और रामस्वरूप बाबू को लगता है 35,000 वोट आया था। अच्छा। तो उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लग गया बिहार में
और 6 महीना के बाद फिर चुनाव हुआ 2005 के नवंबर में। तो नवंबर का जो चुनाव हुआ उसमें लालू जी हमको बुलाए और हमको मैसेज भिजवाया कि तुम राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ो। लालू जी खुद मैसेज भिजवाए? हाँ, तो हम गए, उनसे मिले जाके, लेकिन हमने कहा कि सर जो इस्लामपुर की राजनीतिक बनावट है उस समय का, उसमें राष्ट्रीय जनता दल से हम सक्सीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय जनता दल को दूसरे रूप में लोग समझते थे। तो हमने कहा कि हम जहाँ हैं वहाँ बेहतर है प्लेटफॉर्म मेरे लिए पॉलिटिक्स का, और आप का सेकुलर जमात को आप मजबूत करना चाहते हैं तो आपके पास, आपके पार्टी के पास ना कोई वहाँ अच्छा चेहरा है और न कोई बेहतर आदमी है जो वहाँ पे राजनीतिक लड़ाई दे सके। तो हमको सीपीआई से ही लड़ने दीजिए, आप सहयोग कीजिए। कहें ठीक है चुनाव लड़ो जाके। लेकिन हुआ क्या, अंतिम आते आते सीपीआई और राजद का अलायंस टूट गया और रामविलास पासवान जी से अलायंस हो गया। तो रामविलास पासवान जी का लोजपा था और राजद का अलायंस हुआ एनसीपी से, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी था शरद पवार का। तो उससे टिकट मिल गया कौशलेंद्र जी को, जो अभी एमपी हैं। हाँ, और राष्ट्रीय जनता थी सीपीआई से हम उम्मीदवार थे लोजपा समर्थन में। तो उस लड़ाई में हम लोग अपना वोट बढ़ा के हमने 31,000 किया, 31,000 नवंबर 5 में जो चुनाव जी, और 40,000 वोट रामस्वरूप बाबू को आया था उस समय। और जो कौशलेंद्र जी चुनाव लड़े इनको 5400 वोट आया था, एनसीपी से 5400 वोट आया था। तो उस बार भी हम सेकंड रहे, कंटेस्ट में हम रहे। फिर अचानक स्थिति देखिए कैसे कैसे बदलता है। रामस्वरूप बाबू पार्लियामेंट का चुनाव लड़े 2006 में, चुनाव जीत गए, वो सीट हो गया इस्लामपुर का वैकेंट। अब यहाँ बाई इलेक्शन होना था। तो बाई इलेक्शन जो होना था तो उस समय राजद और सीपीआई कांग्रेस सब अलग अलग था, कोई अलायंस नहीं था। अच्छा। लेकिन हमको लगा कि भाई चुनाव लड़ना है तो अब नाम के लिए चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, सब अलग अलग लड़के हम लोग जदयू को नहीं हरा सकते यहाँ। क्योंकि यहाँ का जो स्थिति था, एक तो जातीय वोट का अंतर बहुत ज़्यादा था। यादव जाति से हम लोग आते हैं, हम लोग का वोट उस समय 30 से 35,000 था और कुर्मी जाति का वोट 55,000 था, 50 से 55, मैंने 20,000 वोट का फासला था। तो जब तक और लोगों का समर्थन नहीं मिलता, मेरे पिताजी का यही राजनीति था, एक जाति बनाम सबको संगठित करो, और सबका वोट लेके वो चुनाव जीतते थे। तो हमको लगा कि भाई जब तक सब वोट इकट्ठा नहीं होगा तो चुनाव लड़ने से कोई बहुत फ़ायदा नहीं हो सकता। तो हम लालू जी से जाके मिले, तो लालू जी कहें कि हम तो तुमको बोले थे, तुम आता ही नहीं है मेरे यहाँ। हालांकि देखिए आपके यहाँ आने और जाने से कुछ नहीं होना, चूँकि आपके यहाँ से भी लड़ेंगे तो कोई सीपीआई किसी को उम्मीदवार बनाएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होना ही है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। हम लोग सब मिल के चुनाव लड़िए। लालू जी कहें कि भाई तुम्हारा पार्टी वाला चाहेगा, तो हम क्या, हम छोटा आदमी हैं, आप बड़े नेता, आप लोग बात कीजिए बड़े नेतृत्व से। हमारे अनुरोध पर उन्होंने उस समय वर्धन साहब, ए बी वर्धन सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी थे, उनसे उन्होंने फ़ोन पे बात भी किया और सब लोगों से बात करके संयुक्त उम्मीदवार हमको बनाया गया। मैंने सीपीआई, राजद, कांग्रेस, एनसीपी और सबका लेफ्ट पार्टी, उसमें ये माले नहीं था हम लोग के साथ, बाकी सब लोग हम लोग एक साथ थे। बहुत अच्छी लड़ाई हुई, लालू जी भी आए यहाँ प्रचार में 2 दिन, रामविलास पासवान भी आए और बहुत ही अच्छी लड़ाई हुई। वो चुनाव हम 6,000 वोट से मात्र हारे। वो भी इसलिए हार गए कि एक तो उपचुनाव था, सत्ता का दुरुपयोग हुआ। सारे पदाधिकारी जो थे 2 बजे के बाद सरकार के पक्ष में बूथ लूटना शुरू कर दिया। उस समय सब चरम पे। हाँ, हमारे वोटर्स को ज़बरदस्ती भगा दिया गया। और दूसरा फैक्टर ये था कि कुछ लोग भीतरघात भी कर रहे थे, हम ही लोग के साथ रहने वाले लोग, जिसका भी आप नाम ले रहे थे। अच्छा। वैसे लोग का जो चरित्र रहा वही काम करते थे।
तो लड़ाई तो बहुत बेहतर हुआ और उस समय नीतीश कुमार जी का पैराग्राफ था बढ़ा हुआ, बहुत बड़ा चूँकि मुख्यमंत्री बने थे बदलाव में। हम्म, तो बेहतर लड़ाई में नीतीश कुमार जी, हमको याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रिजल्ट हुआ था तो पटना में उन्होंने स्वीकार किया कि इस बार की लड़ाई इस्लामपुर की टफ थी, क्योंकि सारे विपक्षी दल एकजुट थे और जो चेहरा था बहुत ही लोकप्रिय था, इसलिए हम लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। उस समय कौन विधायक बना? उस समय ये प्रतिमा देवी चुनाव जीती थी, अच्छा। पंकज जी की पत्नी, वही एक बार जीती है वो। तो उस चुनाव के बाद फिर हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी में काम कर रहे थे। 2010 का फिर चुनाव आ गया, तो 2010 का चुनाव में सीपीआई से हमको उम्मीदवार बनाया गया और लालू जी चूँकि हम पे वही बताते थे बार बार कि आवो आवो, नहीं आते थे। थोड़ा अच्छा, आरजेडी ज्वाइन जब तक नहीं किए थे 10 तक किए थे, अंदर से उनको कुछ हमसे हो सकता है नाराजगी रहा हो। और यहाँ के लोग सब कहते थे कि आप उसको मानते हैं, हम लोग को पूछते नहीं हैं, हम लोग पार्टी का झंडा ढोते हैं। तो कहें कि इस बार वर्कर को दे देंगे टिकट, जाओ, उसको नहीं देंगे। तो वीरेंद्र गोप जी को उन्होंने टिकट दे दिया राजद 2010 में जी। और हम सीपीआई के उम्मीदवार थे और कांग्रेस से भी एक लड़ा था विवेक यादव, जो जिला परिषद एक बार हुआ था, वो भी लड़ा था। तो उस लड़ाई में सबसे ज़्यादा फासला से वीरेंद्र गोप जी चुनाव हार गए 2010 में। 27,000 वोट से चुनाव हारे और चुनाव जीते राजीव रंजन जी। हाँ, हमको 9,000 कुछ वोट आया था। मेरा कैडर और जो हमारा समर्थक था वही वोट आया, चूँकि सेंटीमेंट तो राजद के साथ था और उधर सेंटीमेंट जदयू के साथ था, लेकिन तीसरा नंबर पे हम ही थे। लड़ाई अच्छा हुआ, चलिए उस समय तो फिर जीत गए राजीव रंजन जी। अब उसके बाद फोर्डर स्कैम का केस में लालू जी जेल चले जाते हैं, चारा घोटाला जी, जेल चले गए रांची में। तो संबंध तो बहुत पहले से था, मेरे पिताजी से भी अच्छा संबंध था, हमसे भी संबंध है। तो लगा कि भाई हालचाल लेना चाहिए, दुख तकलीफ में आदमी को मिलना चाहिए। हम गए होटवार जेल में लालू जी से मिलने। तो आगे तो इधर उधर का कुछ बात हुआ, उसके बाद बोलें कि कहाँ अभी हो? हम के अभी तो वकालत कर रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी में हैं। तो कहें कि कम्युनिस्ट पार्टी का ज़माना ख़त्म हो गया, जब तुम राजद में आ जाओ, और नहीं तो फिर पॉलिटिक्स में कोई फ्यूचर नहीं है। हमको भी जो तजुर्बा हुआ था तो हमने कह दिया इस बार कि ठीक है सर, आप गार्जियन हैं, आपका जो आदेश है हम मानेंगे। अच्छा। तो उन्होंने वहाँ से ही सूचना भिजवाया और तेजस्वी जी उस समय राजनीति का शुरुआत कर रहे थे। तेजस्वी जी को उन्होंने कहा कि भाई जाओ इस्लामपुर और इसको ज्वाइन कराओ। तो 5 फरवरी 2013 को तेजस्वी यादव जी यहाँ आए खनका हाई स्कूल के मैदान में, वहाँ हमारा ज्वाइनिंग हुआ राष्ट्रीय जनता दल में। ज्वाइनिंग हुआ, काम कर रहे थे, लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय, उसमें भी काम कर रहे थे। अचानक 2015 में एक नया गठबंधन डेवलप कर गया बिहार में, राजद जदयू का। अब जदयू राजद का जो डेवलपमेंट गठबंधन डेवलप किया, तो यहाँ से जदयू के विधायक थे। हाँ। तो मतलब जो वहाँ फार्मूला तय हुआ उसके हिसाब से सीटिंग गेटिंग का फार्मूला सब जगह रहता है। हाँ। तो सीटिंग गेटिंग में ये सीट जदयू को चला गया और वही चंद्रसेन जी चुनाव लड़े थे, जीते। तो जब चंद्रसेन जी चुनाव लड़े तो हम लोग भी साथ थे उनके, चूँकि पार्टी का समर्थन था, हम लोग भी साथ दिए, सब जगह उनके साथ घूमे भी, वर्क भी किए, सब कुछ किए। चुनाव अच्छा खासा मार्जिन से जीते। उसमें वीरेंद्र गोप जी भाजपा से उम्मीदवार हो गए। तो फिर उस चुनाव के बाद लगा कि भाई तो हम लोग गलत कदम उठा लिए, फिर इन्हें आ गए, वो मोर्चा बना लिया। लेकिन फिर कुछ देर के लिए लगा कि चलिए भाई, राज्य के हित में, खास करके गरीब पिछड़ा के हित में अच्छा कदम है। लेकिन ज़्यादा दिन तक तो मोर्चा चला नहीं, 2017 में ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर काम हम लोग कर रहे थे। 2020 का चुनाव अनाउंस हुआ, उसमें लालू जी जेल में ही थे। जेल में थे तो हम भी सोचे कि भाई अब तो इनके दल में है तो मिलना चाहिए। चुनाव के समय पहले भी मिलते थे, चुनाव के समय गए
तो गए हम इनसे मिलने के लिए। उस समय अधीक्षक के आवास पर ही रह रहे थे, जो वहाँ पे रिम्स है ना, रिम्स का अधीक्षक के आवास में। इनको चूँकि कोरोना का उस समय चल रहा था ये, तो कोरोना का संक्रमण के चलते इनको दे दिया गया था कि सेपरेट रहेंगे, जिससे कि इनको कोई परेशानी नहीं हो। तो वहाँ हम गए मिलने के लिए, तो आगे तो हालचाल सब बात हुआ। उसके बाद वो सीधे बोले कि मिले आया है कि टिकट मांगे ही नहीं है। यही बात बोले। हाँ बोले सर, राजनीति करे वाला तो सब चीज़ जान ही रहे हैं आप। तो कहें कि इस बार तुमको लड़ना है और तुमरे छोड़ के कोई जीत भी नहीं सकता वहाँ, और तुम नहीं इस बार जीतोगे तो अगला बार से मेरे पास टिकट मांगने नहीं आना, जो तुम लड़ो जाओ तैयारी करो। हम बोले ठीक है सर। वो बोले तेजस्वी से मिल लेना जाकर। वही फिर हम उनसे आशीर्वाद लेके गए, पटना के तेजस्वी जी से मुलाकात किए, और उन्होंने हमको फिर फ़ोन पे बताया थी, संवाद भेजवाया कि जाके क्षेत्र में घूमो। तेजस्वी जी नहीं, लालू जी। अच्छा। कहीं क्षेत्र में घूमो, और तेजस्वी जी भी बोले, क्योंकि तेजस्वी जी का तो मतलब शुरुआती दौर से हम लोग उनके साथ है ना भाई। जब बचपना देखे होंगे, राजनीति शुरू किए उस समय से उनके साथ हम लोग थे। क्षेत्र में घूमना शुरू किए, और घूमना शुरू किया। हमने मेहनत किया, जितना हमारे साथियों ने मेहनत किया, दल के लोगों ने मेहनत किया, और भी सारे जो हमारे शुभचिंतक थे, समर्थक थे, और एक तबका जिसमें मेरे पिताजी का असर है आज तक, गरीबों का, क्योंकि गरीबों की राजनीति वो करते रहे हैं। सैकड़ों ऐसा गांव है जहां उन्होंने ज़मीन बंटवा दिया, मकान बनवा दिया है, लोगों को रहने का जगह दे दिया, खेती का जगह दे दिया, तो वो लोग को अट्रैक्शन तो रहता है। निचले पायदान पे उनका वोट आपको बहुत अच्छा लगा। तो उन लोगों का समर्थन हमको मिला, और इस्लामपुर में एक बदलाव की स्थिति हमको नज़र आई, क्योंकि जो वर्तमान विधायक थे उनका लोगों से मिलने जुलने का जो सिलसिला था, उससे काफ़ी लोगों में नाराज़गी था, खास करके उनका जो बातचीत का तरीका था। लोगों से मिलने के दौर में ये बात भी हुआ, और बहुत सारे लोगों ने मुंह पे भी कहा हमको, भाई कि आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आपका और उनके बात में बहुत अंतर है। हम क्या, चलिए अब ये तो सोचना आपको है, अरे हम भी उम्मीदवार बन के आए हैं, वो भी उम्मीदवार हैं। तो माहौल तो बिहार में था उस समय एनडीए के पक्ष में, इधर तेजस्वी जी का भी माहौल बेहतर था। हम लोग चुनाव तो सरकार बनाने की स्थिति में थे। लड़ाई हुई बढ़िया से, चुनाव हम जीते 2020 में। हाँ, 2020 में चुनाव जीते, और वो चुनाव हमने जीता ये चंद्रसेन जी के खिलाफ नहीं, नीतीश कुमार के खिलाफ हमने चुनाव जीता। चूँकि चंद्रसेन जी तो एक सिंबल थे, चुनाव तो नालंदा का नीतीश जी लड़ रहे थे, लगातार सब जगह आए भी, और सारे लोग उनके लगे हुए थे। लेकिन फिर भी जनता के सहयोग से हमने चुनौती को स्वीकार करके इस चुनाव को जीत करके नीतीश बाबू को ये संदेश देने का काम किए कि नालंदा की धरती संघर्ष की धरती है, और नालंदा की धरती ज्ञान की धरती है। यहाँ बुद्धिजीवी और संघर्षशील लोगों का भी इज्जत है, और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। इस बात को हम अपने जीत से स्थापित करने का काम किए, और 2020 से अभी तक विधायक हैं, काम कर रहे हैं हम अभी तक। और जहाँ तक हमारा विकास का जो विजन है, बराबर आपसे बातें होती है। बिल्कुल। हम हमेशा कहते रहे कि हमारी प्रायोरिटी है कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र को एक सुंदर और विकसित विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए। सुंदर और विकसित बनाने के लिए जो 3 महत्वपूर्ण बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस्लामपुर में, जब तक उसको डेवलप नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारा पूरा इलाका एग्रीकल्चर बेस्ड है, और एग्रीकल्चर छोड़ करके यहाँ दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई ऐसा इंडस्ट्री का कोई व्यवस्था नहीं जिससे कि लोगों को रोजी रोजगार मिले। तो एग्रीकल्चर के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सबसे पहला ज़रूरत है कि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, और इसके लिए बराबर मुख्यमंत्री जी कहते थे कि हम हर एक गांव, छोटा से बड़ा गांव को हम सबको सड़क से जोड़ रहे हैं। लेकिन हम जब विधायक बने तो हमने देखा कि 43 ऐसे गांव हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो अभी भी
एकल संपर्कता पथ से छूटा हुआ था और वो गांव कुछ जाति विशेष का गांव था जिसको राजनीतिक विद्वेष की भावना से छोड़ा गया था। और कुछ गांव को हमने देखा कि 3-3 4-4 तरफ से जुटा हुआ है। तो हमने उसी समय कहा था लोगों से कि हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि छूटे हुए बसावट को हम एकल संपर्कता प्रदान करें। जब से मैं विधायक हुआ लगभग 33 रोड का स्वीकृति हमने अभी तक करवा के एकल संपर्कता पथ को जुड़वाने का काम किया। बाकी जो कुछ छूटा हुआ रोड है इस बार हम लोग का गया हुआ है और वो 10 से 15 दिन में हम समझते हैं उसकी भी प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी और उस रोड का निर्माण होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है किसी क्षेत्र के विकास के लिए वो है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ जो है आप देखते हैं यहाँ पे हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, एक इस्लामपुर में है, एक एकंगर में। दोनों की स्थिति काफ़ी बुरी है, कई बार आप चैनल से भी चलाए। इस्लामपुर में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है इस्लामपुर प्रखंड में अकेला है और इस्लामपुर प्रखंड की आबादी लगभग 2 लाख है। 2 लाख का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में यहाँ 5 गो डॉक्टर पदस्थापित है, लेकिन उस 5 डॉक्टर में कोई डॉक्टर नियमित रूप से नहीं आता है। एक जो यहाँ प्रभारी हैं डॉक्टर वाल्मीकि बाबू 13 साल से प्रभारी हैं, उन पर प्रपत्र का गठित है। हमने विधानसभा में प्रश्न भी उठाया था। हमारे डीएम साहब ने हमारे सामने फ़ोन पे सिविल सर्जन को कहा कि उनको हटाइए, लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों नहीं सिविल सर्जन हटाए। जो आदमी पर प्रपत्र का गठित है 13 वर्ष से लगातार है वहाँ, और जो आदमी गलत लोगों को संरक्षण दे रहा है, डॉक्टर नहीं आते हैं लेकिन उसका अटेंडेंस सीट पर दस्तखत कौन करता है? कई बार इस चीज़ को लाइव पकड़े हैं। किसके दस्तखत से उसका वेतन निकलता है? आपका जितना हेल्थ सब सेंटर है, जितना आपका प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर है जहां डॉक्टर को जाना है, एक भी डॉक्टर नहीं जाता, सबका अटेंडेंस बन रहा है। और सबका अटेंडेंस बनाता कौन है? प्रभारी बनाता है। तो यानी सारे स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट करने जिम्मेवार आप हैं। और ये रहते हैं अपने घर में, ये भी नहीं रहते हैं कि हमेशा अस्पताल में, वहाँ से कॉल करता तो ही जाते हैं। वो भी जाएंगे जिसका रसूख है, पैरवी है, पहुँच है तो होगा इलाज, और जिसका कोई नहीं उसको कोई देखने वाला नहीं है। नर्स और एएनएम के सहारे हॉस्पिटल चलता है। तो ये हालत है, इसको जब तक सुधार नहीं होगा तब तक कैसे बेहतर व्यवस्था होगा। यही हाल एकंगर का भी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का। वहाँ भी जो प्रभारी हैं पटना में रहती हैं, पटना से आती जाती हैं। उनका मोबाइल का टावर लोकेशन हम जांच कराए थे और उस टावर लोकेशन के जांच पे उनको हटाया भी गया था, और फिर सिविल सर्जन उसको प्रभारी बना दिए और फिर प्रभारी बना के रखे हुए हैं। एक भी डॉक्टर वहाँ भी नहीं आता, वैसे ही है, रोस्टर बनाए हुए हफ्ता में 1-1 दिन का, और सब पटना में प्रैक्टिस करता है। तो ये दोनों कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का ये हाल है। तो जो सब सेंटर है आपको एपीएससी हम बनवा रहे हैं, तिल्हाड़ा में बन गया है लगभग। खुदागंज में एपीएससी था, उसको हाई कोर्ट के फेरा में फंसा दिए लोग। आप ही के गांव का एक आदमी उसमें याचिकाकर्ता बन गया, हाई कोर्ट में कहता है कि मेरा ज़मीन है, जबकि आप जानते हैं उसी ज़मीन में 5 कृषि मंडी बना हुआ है, उसी ज़मीन में सरकारी भवन है, और उस ज़मीन को क्लेम कर रहा। हाई कोर्ट ने बिना सुने हुए स्टे लगा दिया। अब हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं कि स्टे टूटे, हाई कोर्ट में हम लोग लगे हुए हैं कि जल्द से काम शुरू हो। लारनपुर में हम एक एपीएससी बना रहे हैं, देख ही रहे होंगे आप, बन रहा है बिल्डिंग। तो हमारा मकसद था कि एपीएससी का बिल्डिंग बन के बेहतर स्वास्थ्य सेवा देहात में भी हो। लेकिन दिक्कत क्या है, हमारी चाहत है लेकिन सरकार की व्यवस्था जो है बिल्कुल ही सिर्फ कागज़ पे है, ज़मीन पे कुछ दिखाई नहीं देगा। ज़मीन पे ये लोग सिर्फ वही काम करता है जो इन लोग के सहूलियत से अच्छा लगता है। यानी इन लोग सब डॉक्टर जो है हफ्ता में 1 दिन का टाइम बांध लेगा और 1 दिन आएगा, 7 दिन का दस्तखत बनाएगा, हाजिरी बनाएगा, और प्रभारी सबको यहाँ से ही करके भेजेगा, सबका वेतन उठता है। तो ये जांच का विषय है बहुत बड़ा, जब तक इसका निदान नहीं होगा। अब बताइए, बगल में आपका बड्डी में एपीएससी है, बगल में है, यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर, वहाँ खुलता नहीं है एपीएससी का ताला कभी कभी, और डॉक्टर नहीं आता है। उसके बाद फिर आपका धमौली में एपीएससी है, 1 किलोमीटर के अंदर में 2-2 एपीएससी है, डॉक्टर नहीं जाता है। तो क्या है के लिए खोल के रखे हैं भाई?
क्या उससे मरीज को क्या लाभ हो रहा है? लेकिन पॉलिटिकल क्या कहिएगा, पॉलिटिक्स का जो यहाँ पे तौर तरीका है, उसमें लोग सिर्फ अपने लोगों को चिन्हित करके बचाने का काम करते हैं। दूर दृष्टिकोण नहीं है कि जनता को कैसे सहयोग मिलेगा, उसका कैसे विकास होगा, और इसका घोर अभाव है, जिसको हमने प्रयास किया कि पूरा हो जाए। फिर किसान के लिए सिंचाई का था व्यवस्था करना। सिंचाई के लिए हमारे इलाके में पैमार सिंचाई योजना, एक बड़ी सिंचाई योजना है, 13 किलोमीटर का वो नहर है। उसको हम लोगों ने जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृति करवाया सरकार से, और जीर्णोद्धार के बाद उसमें काम भी लगा। लेकिन देखिए, आप जाके कभी देखिएगा तो पता चलेगा, सब छील छाल के ठेकेदार रखे हुए। कई बार हम स्कूटी इंजीनियर, चीफ इंजीनियर को बोले, आता है घूम के चल जाता है, कहता है सर गए थे देख लिए सब ठीक ठाक हो गया है। तो हम लोग तो दिन रात खड़ा नहीं ना रह सकते हैं। वो उतना 33 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट है वो, और वो सारा प्रोजेक्ट को पैसा को पानी की तरह बहा देगा। किसान को पानी नहीं मिलेगा तो क्या लाभ है? कोई लाभ तो है नहीं। आपको चुल्हन बीघा में छिलका बन रहा 3 साल से, अभी तक उसका जो नाला बनना है, नाला नहीं बना। हाँ, मेन नाला नहीं बना, जिससे किसान को कोई लाभ नहीं हो रहा। सरकार का करोड़ों रुपया लग गया। तो ये सब चीज़ों पर निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर सरकार की जिम्मेवारी है कि इसका समीक्षा करे, और समीक्षा में जो कमी है उसको दूर करे, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो। लेकिन यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा। अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला बात है। भ्रष्टाचार का सारा लोग भेंट चढ़ा हुआ है, सारा पदाधिकारी जो है लाइनअप है एक दूसरे से। तो इस स्थिति में क्या हम कर सकते हैं? हम लोग संकट ये है। अब बस आप ये सिंचाई का बात बताया आपको, हॉस्पिटल का बात बताया, रोड का बात बताया, इसके अलावा और भी बहुत सारा हम लोगों ने विकास का काम था जो इसको हम लोग कर रहे हैं। आपका रोड का एमआर का सब मरम्मती वाला है जो कल बताए थे आपको, आया हुआ। फिर बहुत जगह आपको हेल्थ सब सेंटर 7 जगह और खुलना है, उसका बिल्डिंग बनना है। ये सारा चीज़ आया हुआ। अभी नगर परिषद में जितना समस्या था, बड़ा बड़ा स्कीम सब हमने पास करा दिया। आपको एकंगरसराय में था जो पास करा दिया। तो देखिए, विकास एक ऐसा चीज़ है, इसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। जब तक आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होगा आपको, और दूसरा आपको जानकारी नहीं होगा, तब तक आप कोई काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं। आपको पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है। जब ये समझदारी आएगा तब ना आप उसके लिए प्रयास करिएगा। तो यहाँ तो एमएलए बनने का मतलब लोग समझ लेते हैं कि एमएलए बन गए तो परिवार का विकास, अपना विकास, घर का विकास। ये सच्चाई नहीं है। सच्चा हम तो अपने बोल रहे हैं, ये डिटोरिएशन है पॉलिटिक्स का। पहले इसका कारण क्या है? इसके कारण में यदि आप जाइएगा तब इसको आप समझिएगा। पहले का राजनीति जनता के सहयोग और समर्थन पर था। आज की राजनीति ऊपर से शिफ्ट हो रहा, ऊपर से सिंबल का पॉलिटिक्स हो गया। आप कितनों बहुत काम किए, बहुत मेहनत किए, बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन आप सिंबल लेके ना आए तब फिर वहाँ क्या होगा? कुछ नहीं कहेगा है तब तो तुरंत देवेन किल को तब फलनामा ले। तो ये एनालिसिस का जो तरीका है, इसमें तो अच्छा आदमी पीछे हट छूट जाएगा। दूसरा, आजकल राजनीति में पैसा भी एक बड़ा फैक्टर हो गया। तो जब हम ये सोच रखेंगे कि हम एमएलए बने हैं टू डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, टू डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड पीपुल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पीपुल्स, और जो जेनरेटिक हमारा है, जो हमारा नीचे का जो आधारभूत संरचना है, उसको सुधार करना है, तब आप ना बेहतर काम करिएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, हम जो अपने अनुभव से बता रहे हैं, मैंने यही देखा 5 बरस में। हम भाईजी क्षेत्र के विकास के लिए जब पटना में रहते हैं तो टेबल दौड़ते हैं हम। कर्मचारी किरानी के पास भी जाके बैठते हैं कि काम करो, तब कुछ काम हम करवाते हैं। और एमएलए लोग तो ये नहीं करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि व्यवस्था ऐसा है कि दबाव नहीं बनाएंगे तो करेगा नहीं। तो हम अपने प्रतिष्ठा को ताक पर रख के समझिए, हम लोग काम कराते हैं तो इस सरकार में कुछ काम होती है। नहीं तो कोई काम जो एज यूजुअल कोर्स में होना चाहिए नहीं होता है। तो इस हालत में कोई भी आदमी, चाहे हम रहिए या आप रहिए,
जब तक आपका पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होगा, आप इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, तब तक आप बेहतर काम नहीं करिएगा। कोई पदाधिकारी ही आप जाइए, अपना बात लेकर के हमेशा निगेटिव बात समझा देगा आपको। आप जो बात कहना चाहते हैं उसके निगेटिव बात समझाएगा, तब आपको जानकारी रहेगा तब ना फिर उसको आप काटिएगा, हैं? नहीं तो वो जो बोलेगा उसको हाँ में हाँ मिला दीजिए। चलिए, शिक्षा, स्वास्थ्य पे आप बात किए विधायक जी, सिंचाई पे बात किए और गरीबी पे बात किए, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एजुकेशन, शिक्षा। जी। शिक्षा को लेकर के आपने क्या किया पिछले 5 वर्षों में अपने विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, एजुकेशन तो एक ऐसा चैप्टर है कि अभी तक हिंदुस्तान में रिसर्च ही हो रहा और कोई सरकार सकारात्मक सोच के साथ कोई व्यवस्था ही नहीं बना रहा। अभी आप देख लीजिए, बिहार में एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए सरकार घोषणा कर दिया कि हर पंचायत में एक हाई स्कूल, लेकिन हाई स्कूल हर पंचायत में जो है अभी 70% जगह पर बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ। मेरे ही पंचायत में नहीं। तो +2 स्कूल आप बना रहे हैं और आप मिडिल स्कूल का बिल्डिंग +2 का स्कूल चला रहे हैं। इस तो सिर्फ कागज का बात हो गया। तो कागज पर तो आप शिक्षा को दिखा दीजिएगा, लेकिन शिक्षा जिसको देना नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि सरकार कहती है बच्चियों की शिक्षा का उत्थान, लेकिन बच्चियों की शिक्षा के लिए आप सिर्फ पोशाक और साइकिल दे दीजिएगा तो बच्ची शिक्षित हो जाएगी। वो तो आप एक उसको लोभ और लालच दे करके आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। आज बच्चा जो छोटा बच्चा स्कूल में जा रहा है, काहे के लिए? मिड डे मील खाने के लिए, पढ़ने के लिए वो थोड़ी जा रहा है, मिड डे मील खाने के लिए जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को बंद करना होगा आपको। जब शिक्षित समाज बनाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ठीक करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया टीचर। अभी तक टीचर का अपॉइंटमेंट ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक चल ही रहा अपॉइंटमेंट। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उसका मामला वो भी ख़त्म नहीं हुआ। तो आप किसी चीज़ को इतना लेंदी ले जाइएगा तो परिणाम कहाँ आपको दिखाई पड़ेगा। अभी कह दिए मुख्यमंत्री जी हर प्रखंड में एक कॉलेज खोलेंगे, डिग्री कॉलेज आप प्रखंड में खोलिएगा। आपके पास जगह है, आपने उसके लिए पहले से व्यवस्था किया, आप ऐलान तो कर दिया। अब इस्लामपुर का बात बता रहे हैं, इस्लामपुर में स्नातक महाविद्यालय पहले से है, तो स्नातक महाविद्यालय एफिलिएटेड कॉलेज है। तो आप डिग्री कॉलेज खोलना चाहते हैं तो या तो एफिलिएटेड कॉलेज है उसी को सरकारी कॉलेज कर दीजिए, या नहीं तो फिर आप नया जगह तलाशिए जहाँ कॉलेज खोला जा सके। तो आप कुछ किए है ये नहीं, घोषणा खाली कर दिए। एकंगरसराय में एक भी कॉलेज नहीं है, एक भी कॉलेज एकंगरसराय में नहीं है जहाँ पे कि ग्रेजुएट का पढ़ाई हो सके। औंगारी में है ना जी, औंगारी एकंगरसराय ब्लॉक के मतलब 8 किलोमीटर आगे है। मुख्यालय में हम कह रहे हैं, प्रखंड मुख्यालय में कोई विद्यालय नहीं है। तो सरकार सिर्फ घोषणा करेगी और जो उसकी कमी है उसको आप दूर नहीं करिए तो होगा कहाँ से। इसलिए आज तक शिक्षा के नाम पर इन लोग सिर्फ बजट का पैसा को ला करके अपना आपस में बंदरबाट करता है और अचीवमेंट के नाम पर है कि अभी भी जो एजुकेशन का लिटरेसी रेट है, आपको पता होगा कि 78% मात्र लिटरेसी रेट है। अभी भी 22% इलिटरेट है, 100 में 22 इलिटरेट है। आप सोच लीजिए, इतना दिन आज़ादी के 75 बरस के बाद भी लिटरेसी का रेट है 22%। अब इस प्रदेश का क्या होगा? अब इसको भी तरक्की के नज़रिए से देखा जाए तो अलग बात है। तो यहाँ है क्या, 2 तरह की व्यवस्था है शिक्षा में। एक गरीब के लिए शिक्षा, जो आदमी बेचारा सक्षम है, कहीं बाल बच्चा को पढ़ा नहीं सकता, उसके सामने एक ही विकल्प है कि स्कूले में जाना होगा, स्कूले में पढ़ाना होगा, वहीं से ही कर सकता है। और जो सुविधा भोगी लोग हैं, सुखी संपन्न लोग हैं, सब लोग अपना बाल बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा। तो आप दोनों विद्यालय चलाइएगा तो शिक्षा का सुधार कैसे होगा? प्राइवेट स्कूल में कहते हैं कि हम चला रहे हैं, 33% देना है गरीब बच्चों को। आप पता कर लीजिए CBSE से जो भी विद्यालय रिकॉग्नाइज्ड है, आप एक विद्यालय का जांच कर लीजिए कहीं जाके, या RTI में आप मांगिए कि 33% गरीब बच्चे को लिया है। सिर्फ कागज़ पर आप कागज़ पर सिर्फ दिखा देगा आपको
कि हम लिए हैं, लेकिन वो बच्चा तो गरीब परिवार का है नहीं, सबको ट्यूशन फी लेता हो लेता है बिल्कुल। तो ये इस तरह का व्यवस्था आप बना के दो तरह का रखिएगा तो दो तरह का व्यवस्था में कैसे चलेगा। डॉक्टर लोहिया क्या कहते थे, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबकी शिक्षा एक समान। डॉक्टर अंबेडकर भी इसी बात को कहते थे। तो इस सोच जो पूर्वजों ने दिया, सोच समझ के न दिया था। पहले यही गवर्नमेंट स्कूल था जो बच्चों को क्वालिटी देता था। हम लोग खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, पढ़े तो हम लोग कुछ प्राइवेट में ही पढ़े लेकिन गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े। तो हम लोग को उसी समय उसी स्कूल से क्वालिटी मिला। तो आज वो न टीचर है न वो स्कूल है। तो इसको तो फिर सुधारना होगा, व्यवस्थित करना होगा आपको। चलिए, अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताए विधायक जी, और 5 साल के कार्यकाल के बारे में संक्षेप में बताए। चुनावी वर्ष है तो क्या तैयारियां चल रही है? फिर से मैदान में आ रहे हैं राकेश कुमार रोशन, क्षेत्र की जनता को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अब तो चुनाव लड़ने वाला चुनाव लड़ेगा ही ना, इसमें कहाँ कोई बात है। जब हम राजनीति करते हैं तो राजनीति में तो आदमी अंतिम कुश्ती मैदान में चुनाव न है। तो चुनाव फिर 5 साल पर होगा, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की तैयारी हमारा तो हमने तो आपको ऐलान किया है कि मैं 5 साल का कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के सामने पेश करूंगा। जब 5 साल पूरा होगा जी नहीं, उसके पहले करेंगे चुनाव से। इस वित्तीय वर्ष का कार्य को मैं संपन्न करा करके रिपोर्ट कार्ड दूंगा और हम जनता से विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। हम ये बताएंगे इस्लामपुर के विधानसभा के लोगों को कि हमने 5 वर्ष में क्या किया और दूसरे लोगों ने क्या किया। इसको आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। और आप यदि बेहतर इस्लामपुर बनाना चाहते हैं तो जाति धर्म मजहब के भेदभाव से ऊपर उठ करके एक अच्छा सेवक को चुनिए जो कि आपके सुख दुख और आपकी समस्या के लिए हमेशा तत्पर रहे। ये हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो चुनाव तो हम लोग लड़ेंगे ही। और चुनाव इस्लामपुर तो चूँकि एक ऐसा जगह है कि जहाँ से हम लोग का जन्म जन्मांतर का संबंध है। अब कम से कम मेरे पिताजी 1962 से राजनीति इस्लामपुर का कर रहे थे। अब तो 62 से जोड़िएगा 25 हो गया तो 38 और 25 हो गया 61 बरस। 61 बरस का नाता इस्लामपुर से हम लोग का। तो चुनाव नहीं लड़ने का तो कोई बात है ही नहीं, चुनाव लड़ेंगे। और बाकी तो दल को फिर आगे फैसला करना है कैसे क्या होगा। आप लोग तैयार हैं? हम लोग तो तैयार हमेशा हैं। चूँकि देखिए, इस्लामपुर की राजनीति को मैं कोई घमंड से नहीं बोलता हूँ, हमसे बखूबी कोई नहीं जानता। और हमने देखा है सारी चीज़ों को, सारी लोगों को जानते हैं हम सारे। कोई हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कहाँ कौन गांव है, कहाँ मेरा कौन आदमी है, कौन नहीं है, क्या है और क्या बनावट है। इसलिए चुनाव हमारे लिए तो क्या कहिएगा कि 5 साल पर एक रिहर्सल है, उसको हम लोग रिहर्सल करते हैं। अब बाकी तो जनता के हाथ में फैसला उनको देना है, मैंडेट उनको देना है। इसलिए हमारा सिर्फ यही कहना है कि नए लोकतंत्र में, लोकतंत्र का ये नवीनतम काल शुरू हो रहा है। आप देख रहे हैं कि पहले लोकतंत्र में माइट इज राइट था, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद अब जब माइट इज राइट ख़त्म हुआ, आम जनता को अधिकार मिला वोट का, तो अब एक पैसा फैक्टर है अभी के चुनाव में, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होगा। और अंतिम में सिर्फ अच्छा लोग ही राजनीति में रहेगा, जो पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल लोग हैं। कि वो अच्छा लोग राजनीति में, सब तो अपराधी और क्रिमिनल बैठा चुनना पड़ेगा जनता को। अच्छा, मजबूरी होगा, देश चलाना है, राज्य चलाना है। विधायक सांसद का क्या काम है? आप अपना महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं सरकार को, बजट पे, सरकार के अन्य विभागों पर, उसका काम का लेखा जोखा पर। और जो आदमी इन चीज़ों की जानकारी नहीं रखेगा तो वो क्या सुझाव देगा? आप किस लिए विधानसभा में जाते हैं? आप जाते हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। तो इंटरेस्ट जब प्रोटेक्ट करिएगा तो यू नो व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द पब्लिक, तभी ना आप उसको सॉर्ट आउट करिएगा। तो ये चीज़ को समझना पड़ेगा ना। और ये बदलाव देखिए, प्रकृति का नियम है बदलाव, बदलाव हमेशा होता है। अमेरिका का डेमोक्रेसी का भी एग्जाम्पल है हम लोग के सामने, हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी भी है। कल से आज बेहतर हुआ, आगे और बेहतर होगा। और ये जो छोट भैया लोग जो समझते हैं लोग कि कुर्ता पैजामा पहन के हम नेताजी हैं और राजनीति है, जनता जो है सब कुछ जानती है। और जनता है वही सही प्लेटफॉर्म है, वही आईना है।
वो आईना सबको दिखाता है। तो एक कहा ने कहा था ना रामचरितमानस में, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो हम लोग कर्म कर रहे हैं, फल तो देना पब्लिक का काम है। इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे ही। और हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है। और हम तो एक चीज़ बताना भी भूल गए, हमारे परिवार में सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग को अशिक्षित लोग तो हैं नहीं। हमारी पत्नी MA PhD है, आपको पता ही होगा। हमारा भाई डॉक्टर है छोटा, उसकी पत्नी डॉक्टर है। फिर हमारे बच्चे, हमारी बेटी डॉक्टर है। हमारा छोटी वाली बेटी है, वो आपका क्लैट करके जुडिशरी का तैयारी कर रही है। बेटा BIT मिश्रा में है। तो हमारे बहनोई लोग इंजीनियर हैं, एक पंजाब नेशनल बैंक में है, वो आपको जोनल मैनेजर हैं। तो हम लोग पढ़े लिखे परिवार से आते हैं। इसलिए हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमने जो शुरू में कहा कि सुंदर और विकसित इस्लामपुर, और इसी सोच के साथ हम आज भी हैं और कल भी चुनाव में जाएंगे। चुनाव आपका इंटरव्यू करने से पहले विधायक जी, इंटरव्यू का आखिरी पड़ाव है। मैं एक पोल डाला था कि विधायक जी से अगर किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो एक सवाल मेरे दर्शक और आपकी जनता ने पूछा है, ये है कि विधायक जी 2-4-5 लोगों को ज़्यादा प्रश्रय देते हैं, क्या बोलते हैं कि अपने ऑफिस में या फिर किसी जनसभा में या फिर किसी रैली वगैरह में, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ऐसा तो कोई बात, यदि कोई आरोप लगाते हैं तो आरोप के साथ उनको प्रमाण भी देना चाहिए। जैसे देखिए अमित जी, आप अच्छी पत्रकारिता करिएगा तो लोग आपको बुला करके इंटरव्यू देगा। बिल्कुल। तो जो अच्छा कार्यकर्ता और अच्छा वर्कर रहता है उसको सब जगह सम्मान मिलता है। ऐसा थोड़ी क्या है कि वही 5 लोगों के बीच में ही रह के हम सारा डिसीजन ले लेते हैं या सारा निर्णय उन्हीं के द्वारा होता है। तो आम जनता के सहयोग से हम लोग लेते हैं। आपने देखा होगा, आप बराबर हमारे कार्यालय में आते हैं, हम लोग हर मुद्दा पर बैठक करते हैं, डिस्कशन करते हैं, निर्णय लेते हैं, उसके बाद हम उसको आगे ही करते हैं। तो ये तो राजनीतिक करने वाले कुछ लोगों का ये आरोप हो सकता है। आरोप का कारण है व्यक्तिगत द्वेष, ईर्ष्या का भावना हर लोग को है। तो ये भावना से यदि कोई करता है तो उसका अलग बात है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ 5 लोगों का मकसद नहीं, मेरा मकसद इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र की 2,70,000 मतदाता है और सबको हम साथ लेकर के चलना चाहते हैं। सबका सुख दुख में हम सहभागी बनना चाहते हैं। इस्लामपुर में RJD के सबसे अच्छा वर्कर और सबसे अच्छा कार्यकर्ता कौन है विधायक जी की नज़रों में? ये कहना तो आप डिफ्रेंशिएट कराइएगा, इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। ये कोई आदमी, एक कार्यकर्ता ही अच्छा हो जाएगा तो उससे पार्टी चल जाएगी? नहीं। बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ और हम लोगों का ज्वाइंट स्पिरिट है, ज्वाइंट कमेटी है, ज्वाइंट सब लोग हैं, मिल के सब लोग काम करते हैं। सब लोग मिल के ही ना अंजाम दिए हमको विधायक बनाए। तो हम एक आदमी को कैसे अच्छा बना दें? सब अच्छा है। सबसे अच्छा नेता कौन लगता है विधायक जी? कहाँ? पूरे देश पटल पे? लालू प्रसाद यादव। मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी तो बिल्कुल ही देश को बर्बादी के कगार पर ला दिया उन्होंने। नीतीश कुमार तो अवसरवादी नेता हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है किसी तरह से कुर्सी बचा रहे। अभी राकेश कुमार रोशन किसको अभिभावक मानते हैं? लालू प्रसाद यादव को। इस्लामपुर में? इस्लामपुर में तो बहुत लोग हैं जो हमसे उम्र में बड़े हैं, गार्जियन हैं, जिनसे हमारा संबंध रहा है। सबको हम अभिभावक के रूप में मानते हैं। हमेशा आपके आगे पीछे कौन खड़ा होता है सुख दुख में? विधायकी की बात करें या फिर निजी जीवन की बात करें? सबसे पहला तो कोई आदमी खड़ा रहेगा अर्धांगिनी ही ना। पत्नी का रोल तो जिंदगी में, सामाजिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पत्नी ही एक ऐसी महिला होती है जिससे आप अपने घर का, परिवार का और अपने निजी जीवन का सुख दुख बतियाते हैं। तो पहला तो मददगार वही होता ही है। उसके बाद फिर आम जनता, उसके बाद घर परिवार के सदस्य हैं, आम लोग भी आपके शुभचिंतक हैं, दोस्त हैं, यार हैं, सब लोग हैं। सबसे बड़ा काम क्या किया इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में विधायक जी, एक लाइन में? अब बड़ा काम को आप किस रूप में चिन्हित करते हैं? हमने तो 3 हॉस्पिटल का बता दिया आपको, खुदागंज, लालनपुर और आपका खुदागंज तो लटकल है हाई कोर्ट के चलते, लेकिन वो शुरू होगा, जल्द होगा वो भी शुरू। और इसके बाद आपको इस्लामपुर शहर में एक स्मृति भवन हम लोग का, वो भी हाई कोर्ट के ही में 21 तारीख को सुनवाई है। पैमार सिंचाई योजना है,
फिर चुल्हन बीघा का सिंचाई योजना जो आपको बता रहे हैं, यही सब चीज़ है जो बड़ा चीज़ गिनाया जा सकता है। बाकी रोड वगैरह तो सब हम बता ही दिए। और स्थानीय स्तर पर बड़ा चीज़ क्या, आप इस्लामपुर में हम लोगों का तो मांग था कि भाई इस्लामपुर में आप अभी तक मुख्यमंत्री जी ने 20 वर्ष में क्या दिया, एकमात्र नर्सिंग कॉलेज है, वो भी नर्सिंग कॉलेज का स्थिति देख लीजिए जा करके। छात्राएं वहाँ रहती नहीं है, सब बाहर रहती है, वहाँ जाती है क्लास करने के लिए। और उस किस तरह से उन लोग का मानसिक शोषण हो रहा है। और वहाँ पे सिर्फ नर्सिंग स्कूल छोड़ के पूरे इस्लामपुर विधानसभा को बताइए कुछ मिला, एक भी चीज़ नहीं मिला। जबकि करोड़ों करोड़ रुपया का इस बार मुख्यमंत्री ने सौगात दिया आपको, अस्थामा में, सरमेरा में, राजगीर में, बिहार शरीफ में, नालंदा में। मैं बार बार समीक्षा बैठक में हंगामा करता रहा कि हमारा कुछ चीज़ तो मान लीजिए। हमने कहा कि भाई कम से कम खुदागंज में जो एक है ब्लॉक बना दीजिए, बाईपास है उसका प्रशासनिक स्वीकृति दे दीजिए, आपको तिल्हाड़ा महोत्सव का स्वीकृति दे दीजिए, यहाँ स्टेडियम एक बना दीजिए सुहासा स्कूल में। सारा चीज़ लिख लिए, कहीं को घोषणा नहीं किए, चूँकि वहाँ तो राजनीतिक भेदभाव है, हम तो उनके दल में है नहीं। विपक्ष का विधायक होने का मतलब कि ये है नुकसान है, आप ये मानते हैं? ये निश्चित रूप से देखिए, कभी भी सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, खास करके जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम नहीं करना चाहिए। शपथ भी लेते हैं वो लोग कि हम संविधान के अनुरूप काम करेंगे, लेकिन यहाँ तो विद्वेष की भावना से काम होता है, उसका शिकार हम लोग बनते हैं। आपके हेटर्स आप पे हमेशा हावी रहते हैं, आपके जो विरोधी हैं? वो तो देखिए, हावी ऐसा नहीं है कि कोई हावी रहता है। आज से आरोप प्रत्यारोप की बात में, आरोप प्रत्यारोप लगाना और किसी चीज़ को तथ्य के आधार पर आरोप लगाना, दोनों में बहुत अंतर है। हमने एक पीसी किया था जब हम पर कुछ आरोप लगाए थे यहाँ के एमपी और एक नेताजी थे उनके साथ, तो मैंने कहा था उस पीसी में, आप तो नहीं थे, आपने सुना होगा कि आइंदा से बिना साक्ष्य के यदि हम पे कोई आरोप लगाइएगा तो मैं आपके खिलाफ न्यायालय में जाऊंगा, आपके खिलाफ हम मानहानि का मुकदमा करेंगे। उस दिन से तो किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया। लगाया हम गलत हैं तो लगा। देखिए, ना हम दलाल हैं, न थाना का दलाल है, न कोर्ट का दलाल है, ना हम भूमि माफिया हैं, ना हम क्रिमिनल हैं, ना हम अपराधी हैं, ना गुंडा हैं, ना बदमाश हैं। हम सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं और हम एक बुद्धिजीवी आदमी है। तो हमको क्या करेगा, हमारे में कोई दामन में दाग लगा रहेगा तब ना। इसीलिए तो हम इतना निसंकोच से बोलते हैं और पूरे जज्बा के साथ बोलते हैं किसी के सामने। यदि हम कमज़ोर रहेंगे तो नहीं ना बोल पाएंगे। इसलिए हमने अपने जीवन में अपने पिताजी से एक ही बात सीखा कि अपनी बात कहीं भी ईमानदारी से और स्पष्टता के साथ, जिम्मेवारी के साथ कहो। यही सबसे बड़ा इंसान का पहचान होता है। ऐसे एक कहावत है, हमारे बाबूजी भी बोलते थे, कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार। अब भूखने वाला भूखता ही रह जाएगा, भूखे वाला कहाँ है पता है आपको, और जो काम कर रहा है वो कहाँ है वो भी आपको पता है। तो अब इस सब पर ज़्यादा टिप्पणी हम व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर करना नहीं चाहते। जिनका जो मेरे प्रति सोच है उनको मुबारक। जनता हमारा मालिक है, जनता का सोच को हम स्वागत करेंगे। बाकी जिनको जो सोचना है सोचते रहिए। हमने तो कहा ना कि पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। पब्लिक है, इसको सब पता है। हाँ, तो पब्लिक जानती है, पब्लिक के प्लेटफॉर्म में रहना। बाकी जिसको जितना शिकायत करना, विरोध करना, करे, अच्छी बात है। जनता दरबार लगाते हैं विधायक जी, अब तक हमको लगता है कि 4 साल खत्म हो गया, 5वां साल में प्रवेश कर चुके हैं। तो जनता दरबार में किन किन मामला का निष्पादन ऑन द स्पॉट किए हो, सबसे बड़ा मामला जो आपको याद हो जनता को बताने के लिए? मुख्य रूप से जनता दरबार में जनता जो है, खास करके गरीब तबके के लोग जो हैं वो आते हैं। ज़मीन से संबंधित मामला है ब्लॉक में, ज़्यादातर वही होता है, सीओ के यहाँ। फिर कुछ लोग आवास का मामला है तो बीडीओ के यहाँ, कुछ लोग एसडीओ के यहाँ। ज़्यादातर इतना ही दूर का लोग आते निष्पादन कितनों का? निष्पादन के लिए देखिए, मैं उसका कुछ रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं? त्वरित जो है, कोई भी आदमी आता है उसके सामने मैं संबंधित पदाधिकारी को फ़ोन करके बता देता हूँ और खोल देता हूँ हम अपना पूरा मोबाइल ओपन कर स्पीकर को कि सुन लीजिए आप भी।
और उसको मैं वहाँ तक भेजता हूँ। उसके बाद भी हम उसको कहते हैं कि यदि निष्पादन नहीं हो आप मेरे पास आइएगा, फिर हम प्रयास करेंगे। नीतीश कुमार से क्या टिप्स लिए थे? वो भी जनता दरबार लगाया करते थे स्टार्टिंग में। नहीं, हम नीतीश कुमार जी से कोई टिप्स नहीं लिए। नीतीश जी के साथ हम कुछ काम किए थे शुरुआती दौर में, जब वो 91 में MP थे तो उसके बाद कोई नीतीश जी से मेरा बहुत ऐसा राजनीतिक लगाव नहीं रहा है, इसलिए हम कोई वैसा कोई टिप्स नहीं लिए। हमारे राजनीतिक आदर्श हमारे पिता हैं। उसके बाद सबसे लालू जी तो गार्जियन हैं ही, आज भी हैं, वो सब दिन रहेंगे, लेकिन राजनीतिक आदर्श हमारे पिता ही हैं और पिताजी ने ही हमको राजनीति में लाया। इसलिए हमारे गुरु कह लीजिए, हमारे अभिभावक कह लीजिए, जो कुछ है हमारे पिताजी। सभी के बारे में वार्तालाप की। नालंदा का जो वर्तमान MP साहब है उनके बारे में क्या विचार है आपका? अब कहना क्या, अच्छे आदमी हैं, 20 वर्ष से राजनीति में हैं, MP हैं, और क्या। कैसा संबंध है राकेश रोशन? देखिए, व्यक्तिगत संबंध हमारा किसी से खराब नहीं है। व्यक्तिगत संबंध मेरा सबसे मधुर है। जहाँ राजनीतिक विरोध है या राजनीतिक संबंध की बात है, वहाँ हम लोग सब बंधे हुए हैं अपने अपने हिस्से। यहाँ कोई खेत बाड़ी का झगड़ा है कि विचारधारा की लड़ाई है, तो व्यक्तिगत हमको क्यों मनमुटाव रहेगा। जहाँ मिलते हैं बात होती है, बहुत अच्छे से बात होती है, सब कुछ होता है, घर परिवार का बात भी होता है। तो राजनीति में व्यक्तिगत संबंध अलग होता है। व्यक्तिगत संबंध बहुत लोगों से हम लोग का जो दूसरे दल में है अच्छा रिलेशन है, मिलना जुलना है, बातचीत करना। राजनीति है, राजनीति अपने जगह, मतलब काम के जगह पे काम, राजनीति की जगह पर राजनीति और व्यक्तिगत जगह पे व्यक्ति। जी। यहाँ व्यक्तिगत झगड़ा बनाने वाला एक ही आदमी है, बाकी कोई नहीं है। बाकी सब ठीक ठाक है, सबसे हम लोग का मधुर संबंध। नाम लेना चाहेंगे उनका? नाम हम नहीं लेते हैं। लोग समझ रहे हैं जनता इस्लामपुर की चालाक है। अब आप समझ ही रहे हैं, बाकी हम नाम उम कहाँ ला लेंगे किसी। चलिए, आखिरी सवाल होगा विधायक जी, इसी वर्ष चुनाव है तो इस क्षेत्र के तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उम्मीद है? चुनाव लड़ने के लिए राकेश रोशन तो तैयार हैं ही, पहले ही बता चुके हैं, तो क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि 5 वर्ष में हमसे जितना बंद पड़ा है, हमने क्षेत्र की समस्या के लिए लगातार तत्परता के साथ काम करने का काम किया है। सड़क से लेकर के विधानसभा तक अपनी बात उठाने का काम किया है। इसलिए हम जनता से अपेक्षा रखते हैं कि पुनः हमको वो मौका दें दोबारा। जो छूटा हुआ काम है उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। और वर्तमान में जो बिहार की राजनीतिक स्थिति है, खास करके नीतीश कुमार जी के हाथ में बिहार को देना, अब बिहार में बर्बादी के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि मानसिक और शारीरिक रूप से वो लाचार है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव युवा नेतृत्व है, युवा सोच है, बिहार का विकास का मिशन है उनका। और ख़ास करके युवा जो बेरोजगारी से आज जूझ रहा, उस बेरोजगारी का निदान का एक विजन है उस आदमी के पास। इसलिए बिहार के बदलते हुए परिवेश में तेजस्वी जी को बिहार में मौका दे बिहार की जनता, और उनको जगह पर पहुंचाने के लिए इस्लामपुर से हमको मौका दे, यही हम जनता से अपील करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ विधायक जी के बारे में आपने जाना पहचाना, और इन्होंने बचपन से लेकर के अब तक की जो इनकी राजनीतिक करियर है, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सभी चीज़ों के बारे में बताया। अगले एपिसोड में अगले नेता के बारे में जानेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।